हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ मैं, जो आपके 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल रिपीट की जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के, ठीक है, यानी कि आपके रसायन विज्ञान के उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले कई सालों से रिपीट किए जा रहे हैं, जिनका बोर्ड परीक्षा में आना तय होता है और जो इस साल भी किसी ना किसी सेट में आपको ज़रूर दिख जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 2024 का जितने भी सेट बनते हैं ना, आपको पता होगा एग्ज़ाम का एक सेट नहीं बनता है, लगभग 7 सेट बनते हैं। तो इन 7 सेट्स में से उनमें आना तो कंफर्म है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान लगा करके आज के सेशन को देखना है, क्वेश्चन जानना है, और सिर्फ यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन के साथ उसके आंसर भी बताए जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के साथ उसके आंसर भी बताए जाएंगे। साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से है, किस किस ईयर में पूछा गया है, एनसीईआरटी का है या नहीं है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, अगर आप टाइम देखें तो आपका टाइम क्या है, नवंबर बीतने में आप कोई टाइम नहीं बचा है, ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। नवंबर से आप जनवरी तक का टाइम समझिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक, क्योंकि फरवरी में आपके बोर्ड्स चालू हो जाएंगे। तो फरवरी 2024 जो आपका मेन एम है, इसकी तैयारी के लिए बस यही टाइम बचा है, नवंबर से जनवरी वाला। अब इस टाइम में आप हार्ड स्टडी अगर करते हो, ठीक है, हार्ड अप्रोच अगर अपनाते हो कि चीज़ों को लेंदी वे में पढ़ें, पूरा सब कुछ पढ़ लें, सारे एक एक चैप्टर एक एक लाइन पढ़ें, तो यहाँ तक कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, स्मार्ट अप्रोच लगा रहे हो, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगा रहे हो, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच से आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। जो चैप्टर्स हैं आपके, उनमें से ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर बच्चों, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जब वो हर साल पूछे जा रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हुआ, तो आप क्यों उस इम्पॉर्टेंट को याद करने से पीछे हट रहे हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा बच्चों आपका PYQ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो कई क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं। तो क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बताती हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट्स को कि आप इन्हीं को याद करके जाइए। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इसको पढ़ करके जा रहे हो, तो कोई फेल नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि आप जवाब लिख करके आओगे। ठीक, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज़ को। और पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, उसका चैप्टर मैं बताऊंगी, उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगी, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, सब कुछ होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, परासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में भी है ये प्रश्न, परासरण क्रिया और विसरण क्रिया में अंतर। तो बच्चों, पहली बात तो यहाँ पे आपको ये जाननी है कि कोई भी अगर क्वेश्चन अंतर वाला पूछ रहा है, मतलब कि अंतर स्पष्ट कीजिए या इन दोनों के बीच में विभेद कीजिए, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएट करने को बोल रहा है, तो आप क्या करिए, पॉइंट 1 जो है, यानी टॉपिक 1 जो है, उसको यहाँ एक साइड लिखिए लेफ्ट साइड में, टॉपिक 2 को राइट साइड में लिखिए और बीच में ऐसे डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जो अंतर वाला प्रश्न होता है उसको करने का सही तरीका यही होता है। ठीक है, आप कोई भी अंतर वाला अगर प्रश्न कर रहे हो बच्चों, तो उसका उत्तर आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होता है, ये आपका आइडियल फॉर्मेट होता है। ठीक, अगर आप इस फॉर्मेट पे लिखते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंटेंट अलग हो जाता है, मान लीजिए कोई 2 बच्चे को एग्जाम्पल में लेके चल रही हूँ, एक बच्चा A है, एक बच्चा है B, ठीक है,
उस ए वाले ने क्या किया, ऐसे डिफरेंस लिखा, और बी वाले ने क्या किया, पहले परासरण क्रिया लिखी, फिर उसके बारे में सब कुछ लिखा, फिर विसरण क्रिया लिखी, फिर उसके बारे में सब कुछ लिखा। ठीक, नंबर ज्यादा अच्छे ए को मिलेंगे, भले ही दोनों ने सेम सेम क्यों ना लिखा हो। क्यों? क्योंकि देखिए ये तरीका ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने एक पॉइंट उठाया कि इसमें क्या होता है और इसका डेफिनेशन, मतलब कि इसको कुछ इस तरीके से समझिए, इसको मैं इरेज करके बता करके लिख के बता रही हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस किया है, ये पहला पॉइंट है, और ये इसका भी पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, इस क्रिया में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, ये मैंने किस में लिखा है, ये मैंने लिखा है आपके परासरण में। विसरण में क्या लिखा है, विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। तो देखिए डिफरेंस तुरंत हो जा रहा है ना, कि इसमें क्या है, विलायक के कण जा रहे हैं कहाँ से कहाँ, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, विलय के कण जा रहे हैं, वो भी अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर। तो जब चीजें आप ऐसे डिवाइड करके लिखते हो तो तुरंत तुरंत कंपैरिजन हो जाता है, और एग्जामिनर इसको साइन करके नंबर देके आगे बढ़ जाता है, और आपको भी याद रहता है चीज़ कि हाँ मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है या ये वाला पॉइंट मैंने नहीं लिखा है। और यदि आप ऐसे करके नहीं लिखते हो, और मतलब कि पहले पूरा परासरण लिख लेंगे फिर आप विसरण लिख लेंगे, तो आप खुद थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने परासरण में कौन सा पॉइंट दिया है, और उसको अंतर बताने के लिए विसरण का कौन सा पॉइंट देना आवश्यक होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं, ये मार्क्स गेन टेक्निक्स होते हैं या ट्रिक्स होते हैं, इस तरीके से आप लिखिए, आपका जो कंटेंट है वो भी सुंदर लगता है, दिखने में थोड़ा व्यवस्थित लगता है, अरेंज्ड लगता है, और ये मतलब कि नंबर भी आपको गेन कराता है। जैसे कि आजकल ज़माना है बच्चों चीज़ों को बेहतर दिखाने का। ये बताइए, इंस्टाग्राम पे आप फोटो क्लिक करते हो, बहुत लोग चलाते होंगे, यूज़ तो करते ही होंगे इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम हुआ, स्नैपचैट हुआ, या फिर फेसबुक पे स्टोरी अपडेट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, ताकि वो थोड़ा मतलब बढ़िया दिखे ना, मतलब थोड़ा सा गाना वाना लगा करके फिल्टर विल्टर मार के एक दो ठू, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी क्या लगती हैं, अरेंज लगती हैं। मान लीजिए आपके किसी दोस्त का बर्थडे है, तो आप तो उसको ऐसे रैंडम फोटो लगा करके नीचे लिख दो हैप्पी बर्थडे, बात खत्म, या फिर वो भी ना लगाओ। पहले के टाइम में वो भी लोग नहीं करते थे, लेकिन अब आप क्या करते हो, अगर जितना स्पेशल फ्रेंड है या जितना स्पेशल इंसान है उसके लिए और ज़्यादा करते हो। इंस्टाग्राम पे गए, पोस्ट लगा दी, स्टोरी लगा दी, फेसबुक पे स्टोरी लगा दी, व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, आप चीज़ों को थोड़ा सुंदर बना रहे हो ना, तो उसी तरीके से इसमें भी करिए, अपडेट करिए चीज़ों को। वो जो डिफरेंस लिखते हैं आप लोग, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन ये उसका व्यवस्थित तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये जो होती है एक दिशा में निर्धारित होती है, मतलब परासरण क्रिया में दिशा निर्धारित होती है। ठीक है, विसरण क्रिया में दिशा निर्धारित नहीं होती है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, दिशा निर्धारित नहीं होती है। अब आप इसको पूरा लिखिएगा कि विसरण क्रिया में दिशा निर्धारित नहीं होती है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी हम लोग समझें। सिर्फ लिखना नहीं है ना, उसको याद भी तो करना है, तो समझा, ये लिखने में ही पूरा टाइम चला जाएगा तो समझोगे कब, याद कब करोगे। तीसरा पॉइंट, परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट, चीजों को लेके सेलेक्टिव होती है, सबको अपने अंदर से जाने नहीं देती है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। अब इसके बाद से यहाँ पे थर्ड पॉइंट बन जाएगा आपका विसरण प्रक्रिया के लिए। ठीक है, अब इसको लिख देंगे अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, झिल्ली
की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। देखिए मैं बोल दे रही हूँ, तो अगर आपको लिखने में नहीं समझ में आ रहा होगा कोई चीज़, तो आप मेरे बोलने से उसको समझ लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी आप फ़ोन पे वीडियो देख रहे हो ना बच्चों, तो नेट क्वालिटी ख़राब होती है, या फिर अगर आप गांव वगैरह में हो तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं रहता है। तो कोई बात नहीं है, मैं मुंह से बोल रही हूँ ना चीज़ों को, मुंह से मैं एक एक वर्ड एक एक शब्द बोल रही हूँ, तो वो चीज़ आप पढ़ लोगे, ठीक है, कान से सुन लोगे एटलीस्ट, ठीक। अगर ये चीज़ थोड़ी सी भी आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी, स्पेशली जो बच्चे ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथा क्या होता है इसमें बच्चों, देखो यह क्या होती है, यह केवल द्रव अवस्था में होती है। मतलब पदार्थ की किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, द्रव्य, लिक्विड स्टेट में। और विसरण, विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होती है, ठीक है। यह क्रिया ठोस, द्रव, द्रव्य और गैस तीनों में होती है, ठीक है। पहली बात तो द्रव मत लिख करके चले आना। द्रव मतलब होता है मैटर का स्टेट, ठीक है। द्रव द्रव्य होता है, जो लिक्विड होता है वो द्रव्य होता है, ठीक। तो ये प्रक्रिया किस में होती है, द्रव्यों में होती है, लिक्विड में होती है, वो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई हैं। एक बार मैं अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसके बाद से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। ये देखो, इसको मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, देख लो, द्रव, ठीक है। और ये भी द्रव मतलब लिक्विड। यार इंग्लिश वाला टर्म थोड़ा ज़्यादा सही होता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड। हिंदी वाले में क्या होती है, कुछ कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, शब्द इतने खतरनाक होते हैं कि द्रव्य, द्रव, अर्धपारगम्य, एकदम नहीं, एकदम खतरनाक फीलिंग देता है। अर्धपारगम्य इंग्लिश में क्या होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट। हिंदी वाले स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करते हैं बेचारे। आधे वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो एकदम खूंखार जैसे लगने लगते हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो डरने की कोई बात नहीं, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि आप लोग को लगता होगा कि अरे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो क्या ही हो पाएगा, ऐसा कुछ मत सोचिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसको बस मन से पढ़िए, ठीक। आगे आप जो भी चीज़ परस्यू करना चाहते हो, जो आपके कॉलेज है या फिर कोर्स जो भी आप करना चाहते हो, डिग्री तो लोगे ना, तो हाँ उसमें थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगा स्टार्टिंग में, जब इंग्लिश रहता है, क्योंकि उसमें सब कुछ, आप इंजीनियरिंग करोगे या आप एमबीबीएस करोगे या फिर अगर आप बीएससी ही कर रहे हो तो वो इंग्लिश में ही होता है। मैक्सिमम जितने भी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी होती हैं वो इंग्लिश को ही फॉलो करती हैं, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी से अपने आप को कभी भी डिमोटिवेटेड मत समझिएगा कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप किसी से पीछे हो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख देना कि मैम हम पीछे नहीं हैं, भले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, ठीक। मेरा 12th कंप्लीट हिंदी मीडियम था, फिर उसके बाद से कॉलेज में तो सब कुछ इंग्लिश में हो गया, फिर सब कुछ इंग्लिश में ही तब से चला आ रहा है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को लेकर के कभी डिमोटिवेटेड मत रहना, क्योंकि हम लोग के टाइम पे ना कंपेयर किया जाता था कि ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ये हिंदी मीडियम के बच्चे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा कम में आंका जाता है कि क्या ही कर पाएंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो ये सब बातें अगर एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो, ठीक। थोड़ा सा लगता है, तकलीफ होती है, लेकिन कुछ नहीं, पढ़ रहे हो ना, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हो इस चीज़ को, ठीक, ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ कि हाँ ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मेरे ही वाले तो हैं, सब मेरे ही जूनियर्स हैं, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, परासरण क्रिया और विसरण क्रिया। परासरण क्रिया में विलायक के कण कहाँ से कहाँ जाते हैं, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की हो जाते हैं। विसरण में क्या होता है, विलय के कण अधिक वाले से कम वाले की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा क्या है, परासरण क्रिया में दिशा निर्धारित होती है,
ठीक है, और विसरण क्रिया में दिशा निर्धारित नहीं होती है। ठीक, फिर देखो इसमें क्या मैंने तीसरा बताया, अर्धपारगम में झिल्ली का होना आवश्यक होता है, उसमें क्या बताया, अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है। चौथा पॉइंट एकदम बच्चों वाला पॉइंट, यह केवल द्रव अवस्था में होती है, मतलब लिक्विड स्टेट में होती है, और ये क्रिया ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में होती है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये मेरे ख्याल से अब आपका प्रिपेयर हो गया, अब इसमें कुछ बचा है नहीं, इसको उड़ा दोगे, एकदम धुआंधार तरीके से उड़ा दोगे अगर ये प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में तो। तो ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। बच्चों पहला क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था विसरण और परासरण में अंतर, वो आपके चैप्टर नंबर 1 से था, सॉल्यूशन जिसका नाम है विलयन। ये जो प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखे। ये बच्चों चैप्टर नंबर 2 से है जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बच्चों आपका कंटिन्यूअसली पूछा जाता है, और इस पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमारे तत्व हैं, जो धातु हैं, उनको अरेंज्ड किया गया है, किस फॉर्म में और कैसे किया गया है, उस श्रेणी का मतलब क्या है, यही पूरा उस चैप्टर में है। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, इसके उपयोग क्या होते हैं, और इसके लक्षण भी कभी कभी पूछता है, तो मैं लक्षण भी आपको बता दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए इस चैप्टर को यानी कि चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन जब आप देखोगे तो ये ही क्वेश्चन आपको तरह तरीके से पूछ के उसमें दिया रहेगा कि कभी पूछेगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो कभी पूछेगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या, मतलब समझ जाओ आप कि उस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं क्या है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी बच्चों, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज किया गया है उनके अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में। उसी बढ़ते हुए क्रम में जो अरेंजमेंट किए गए हैं एलिमेंट्स की, तत्वों की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, अब इन तत्वों के कुछ गुण हैं, जैसे अभिक्रियाशीलता या हाइड्रोजन गैस निकालना, किससे रिएक्ट करके, वाटर या फिर भाप से रिएक्ट करके, तो वो कौन करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता है, ये सब चीजें उस जो एक श्रेणी बन के आती है उसके माध्यम से पता चलती है। तो चलिए सबसे पहले इसी का आंसर हम लोग लिखेंगे, मैं आपको लिख के दूंगी, फिर उसके बाद से उसे समझाऊंगी, फिर उसके उपयोग के बारे में बात करेंगे, और अंत में उसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखे, तो ये है उसका पूरा आंसर जो कि मैंने डिटेल तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको समझते हैं। अगर ये प्रश्न पहली बात एग्जाम में आता है तो आपको उसको कैसे लिखना है, आप ऐसे हेडिंग डाल दोगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और कोई भी अगर ऐसा पॉइंट पूछता है से वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, या फिर परासरण की क्रिया क्या, विसरण, तो ऐसे उसको पॉइंट में लिखा करिए बच्चों, थोड़ा वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक, तो आपने लिख दिया वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए क्या है डेफिनेशन, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों, जिसको हम लोग अपचयन विभव भी बोलते हैं, ठीक है, को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब कि एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातु और अधातु को किस क्रम में रखा जा रहा है, मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा रहा है। मतलब जो सबसे पहले होगा उसका इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव क्या होगा, सबसे कम होगा, और जो सबसे अंतिम में होगा उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ऐसे लिथियम से स्टार्ट होता है, ठीक है, लिथियम से बढ़ते बढ़ते सोडियम, ऐसे मतलब ये बढ़ते जाता है। ठीक है, ऐसे आगे करते करते फिर हाइड्रोजन आएगा, लास्ट में आपका कैडमियम, कॉपर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आप समझ लिए।
अब देखिए इसके उपयोग क्या क्या हैं, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई क्यों जाती है, इसका क्या उपयोग होता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। मेनली क्या पूछेगा कि इसका डेफिनेशन क्या और इसके उपयोग क्या होते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों ने जान लिया, उपयोग जान लीजिए। किसी सेल का मानक वैद्युत वाहक बल निर्धारित करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, मानक अपचयन विभव भी ज्ञात करने में, मानक ऑक्सीकरण विभव भी ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग बताए बच्चों, ठीक। अब बोर्ड तो इतना ही है, इसमें तो इतना ही लिख सकते हैं ना, लेकिन बता तो मैं सारी चीजें रही हूँ कि किसी सेल का मानक वैद्युत वाहक बल निर्धारित करने में किसका प्रयोग होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, और धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। अब ये बताइए क्रियाशीलता की तुलना कैसे, तो ये बताओ, जब बढ़ते हुए क्रम में रखा जा रहा है अपचयन विभवों के, तो उसी से ना पता चलता है कि क्रियाशीलता क्या है क्या नहीं है। लक्षण जब पढ़ोगे तब ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा, डेफिनेशन देख लिया, उपयोग देख लिया कि हाँ ये डेफिनेशन आएगा तो ये डेफिनेशन लिख देना, उसका उपयोग लिख देना। अब देखिए बच्चों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण पूछ लेता है, ठीक है, या इसके प्रमुख तथ्य पूछ लेता है, मुख्य बातें पूछ लेता है। तो उसकी मुख्य बातें यही सब हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जाने में धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है। ऊपर से नीचे की ओर जाने में अपचायक क्षमता घटेगी, भले ही अपचयन विभव बढ़ रहा है लेकिन अपचायक क्षमता घटेगी क्योंकि वो उसके इनवर्स होता है, ठीक। अब देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। इसी वजह से देखिए उपयोग में क्या क्रियाशीलता की तुलना की जा रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में क्रियाशीलता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील होगा, नीचे वाला कम क्रियाशील होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो जो कोई भी तत्व ले लेंगे उनकी तुलना कर सकते हैं ना क्रियाशीलता की, कि हाँ कौन सा वाला ज्यादा क्रियाशील है। जो ऊपर होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा और जो नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब उसके बाद से आगे आप देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जो अधातु जितनी नीचे होती है उतनी क्रियाशीलता अधिक होती है उसकी। मतलब ऊपर जो धातु रहेंगे, धातु जितने ऊपर रहेंगे वो उतने ज्यादा क्रियाशील रहेंगे, और अधातु जितने नीचे रहेंगे उतने ज्यादा क्रियाशील रहेंगे। इसको इससे समझ लीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि ऊपर से नीचे जाने में अपचायक क्षमता क्या हो रही है, घट रही है, और क्रियाशीलता भी घट रही है। लेकिन जो धातु जितना ऊपर है वो उतना अधिक क्रियाशील है, और जो अधातु जितना नीचे है वो उतना अधिक क्रियाशील है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो धातु श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है वह तनु अम्लों के साथ H2 गैस मुक्त कर देती है। मतलब कि जो धातु, जैसे कि मान लीजिए सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर है तो एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी, H2 गैस मुक्त कर देगी। जैसे कि Na होगा, Na प्लस HCl मान लो हम लोग ले लेते हैं, तो क्या बना देगा, NaCl प्लस H2, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब जो इस सीरीज में जितना ज़्यादा ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को उसके विलयन से, उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पे खुद ऐड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी का डेफिनेशन, ये हो गया उसका उपयोग, और ये हो गया उसके लक्षण। और यहाँ आपका लगभग कितना क्वेश्चन का तैयार हो गया, 1 2 3 क्वेश्चन तैयार हो गया बच्चा, आपको 3 क्वेश्चन, और इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इतना सब जो आपने पढ़ा है, एक प्रश्न इन तीनों में से एक प्रश्न तो आपको दिख ही जाएगा। विसरण पढ़ासन तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आएगा ही आएगा। तो बच्चों आज आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, 2 टॉपिक आपने कवर कर लिए। चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक था और ये चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक था, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, बच्चों आप क्या करो, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ जिसका नाम है कैसे पाएं। वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, केमिस्ट्री फिजिक्स तो भर भर के है। उसको देखो, उसको पढ़ो। फिर उसके बाद से फेस वीडियोस में मैंने एस ब्लॉक वाला अपलोड किया था, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी आप लोग देखो, पढ़ो और चीज़ों को याद करते चलो, क्योंकि अब आपका टाइम जो है वो ज़्यादा बचा नहीं है।
अब आपका कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर आ जाएगा, जनवरी टाइम खत्म, फरवरी में एग्जाम है। तो आप क्या करिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सब प्रिपेयर कर लीजिए। आप लोग जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब प्रिपेयर कर लीजिए, एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताते रहूंगी हर एक वीडियो में। आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है? जस्ट वॉच, आप वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, मुझे फीडबैक देते रहिए, जिससे मैं आगे की वीडियोस को बना सकूं और उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो ला सकूं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। लेकिन उससे पहले आपको मैं क्या बता दूं, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है, और ये क्वेश्चन जैसे ही प्रिपेयर हो जाए एक बार क्या करिए, बिना देखे लिखिए, ठीक? फिर दोबारा उसको मिलाइए कि कहाँ कहाँ गलती की आपने। फिर उसके बाद से दोबारा तिबारा में गलती हो रही है, कोई बात नहीं, हताश मत होइए, 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कीजिए, चौथी बार प्रिपेयर हो जाएगा, कुछ नहीं है। विसरण क्या परासरण क्रिया में क्या था, उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। उसमें विलय के कण अणु मूव करते हैं, इसमें विलय के, ठीक है? वो सिर्फ द्रव अवस्था में होता है, ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। वो दिशा निर्धारित होता है, ये दिशा निर्धारित नहीं होता। तो इस तरीके से कितने छोटे छोटे पॉइंट्स में आपने देखिए इतने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। ठीक बच्चों, तो घबराइए किसी चीज से नहीं, कोई चीज टफ लग रही है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और अपने काम को करते रहिए। तब तक के लिए अभी मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।